रामायण मूवी बनाते बनाते रोने लगे। मेरे सामने भी जब खबर आई है उसने क्या तूफानी बादल के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। ब्रॉट टू यू बाय मॉकटेल। मॉकटेल नहीं होता तो हम नहीं होते। नितेश तिवारी जो रामायण मूवी बना रहे हैं उसके बारे में ये चीज जब पता चली, आई वाज वेरी क्यूरियस। और मैं जैसे गया ढूंढने के लिए तो मुझे मिलता है एक वीडियो दोनों ही पार्ट के लिए। गाने जो लिख रहे हैं, पहले एक ऐसी खबर आई थी कि पिक्चर के अंदर कोई भी एक गाना नहीं होगा, बल्कि सीन्स के चलते चलते, स्टोरी के चलते चलते पीछे बज रहा है, जैसा रामानंद सागर वाली रामायण टीवी सीरियल के अंदर दिखाया था। अब वो गानों को जो लिख रहे हैं कुमार विश्वास, उनकी एक वीडियो ट्विटर के ऊपर वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने खुद कहा है इट्स नॉट स्पेकुलेशन, नॉट गेस, एकदम कंफर्म चीज की मूवी के अंदर वो वाला जो सीन था जिसमें राम जी की विदाई होगी वनवास के लिए, तो उस टाइम पे जो गाना ये लोग बना रहे थे ना, उसको बनाने में 7 दिन लगे क्योंकि वो बन ही नहीं पा रहा था। और उसको बनाने में 3 लोगों का मेजर कंट्रीब्यूशन है, इनका खुद का, फिर AR रहमान और हांस जिमर जो कि म्यूजिक दे रहे हैं। उसी वीडियो के अंदर वो और भी कुछ कहते हैं कि मुझे पता नहीं था हांस जिमर कौन है। फिर मेरे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में किसी एक भतीजे या कोई एक बच्चे ने कहा कि आप उनके साथ काम कर रहे हैं, हांस जिमर के साथ। इसी के साथ में कुमार विश्वास ये भी कहते हैं कि कैसे इस मूवी के ऊपर अलग अलग रिलीजन वाले लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो रो रहे हैं, काम करते करते रो रहे हैं। एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है वो तुम अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, पॉज करके रीड कर लेना, जिसको कुछ लोगों ने इंटरप्रेट किया कि 7 दिन में गाना बनके जब तैयार हुआ तो सब रोने लगे। मूवी के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा इंटरव्यूज में ऐसी बातें बोल रहे हैं, वो सुन के डेफिनेटली एक्साइटमेंट सिर्फ बढ़ते ही जा रही है कि क्या बना रहे हैं ये लोग। और मैं कहूंगा कि यूजुअली ऐसे जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं ना, उनको एकदम ही फेस वैल्यू पे लेके दिल पे नहीं लगाना चाहिए जब तक तो कोई भी मटेरियल तुम्हारे सामने नहीं आया हो। लेकिन रामायण का जो मटेरियल अपने सामने आया था, उसमें जो म्यूजिक सुनने मिला था, दैट वाज अ बैंगर। और मैंने आज तक इतनी बार वो प्ले करके सुना है ना, बहुत बार गूज बम्स आ गए थे, मेरे खुद की आंखें नम हो गई थी भाई सिर्फ वो म्यूजिक सुनकर। तो हाँ मतलब पता नहीं, लग रहा है कि इस पिक्चर में काफी सारे आंसू निकलने वाले हैं। या तो मूवी बहुत अच्छी होगी उसीलिए, या फिर किसी और रीजन के कारण, तुम समझ जाओ, ठीक जैसे आदि पुरुष में निकला था। इसी से रिलेटेड भगवान राम के ऊपर एक और मूवी आने वाली है इस दिवाली को, जिसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले SS राजामौली बाहुबली बनाई, फिर RRR दिया, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल गया। अब उनकी अगली पिक्चर जो आ रही है महेश बाबू के साथ, रूमर्स फैल रहे हैं। अभी के लिए तो वर्किंग टाइटल उसका SSMB29 है, विच इज SS राजामौली महेश बाबू 29, यही है ना, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? अभी जो नाम मैंने तुमको बताया वो बस इसका एक वर्किंग टाइटल है, ठीक जैसे RRR था, लेकिन फिर वो ऑफिशियल नाम हो गया। एंड मोस्ट लाइकली ये महेश बाबू वाली मूवी के साथ तो ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज SSMB29 पिक्चर का नाम नहीं ना। एक्चुअली नाम क्या हो सकता है, उसको लेके एक लीक आया कि मे बी वाराणसी रख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी होगी जिसमें महेश बाबू का कैरेक्टर पूरी दुनिया घूम रहा है क्लूज ढूंढने के लिए, ट्रेजर हंट टाइप। और उसकी शूटिंग के लिए इन्होंने वाराणसी का 50 करोड़ वाला सेट खड़ा किया। हैदराबाद राजामौली नहीं, रामोजी फिल्म सिटी। तो थोड़ा ऐसे सांस जब खत्म होने लगती है ना, तो अब लगता है मर जाऊंगा, फिर कुछ भी निकल जाता है। इससे पहले कि मैं मर जाऊं तुम वीडियो को लाइक करो। अब भैया एक सिटी जो रियल में एग्जिस्ट करती है, वहां पे शूट करने के बदले तुम कहीं और उसका सेट खड़ा कर रहे हो, वो भी 50 करोड़ रुपए फूक कर। अच्छा डिसीजन तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यही सेम चीज हुई थी एक दूसरी मूवी को लेकर। कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है इसलिए तुमको अंदर की बात बता रहा हूँ। कानपुर वानपुर का कोई लोकेशन था, लेकिन कोई एक रीजन के कारण वो लोग वहां पे शूट नहीं कर पाए थे। दुबई में सेट खड़ा हुआ था। मैं तुमको रीजन बता तो सकता हूँ, लेकिन मेरे घर पे लीगल नोटिस आएगा तो तुम क्या करोगे? तुम तो मजे ले लोगे सालों, बोलोगे बहुत बुरा हुआ, बादल अच्छा इंसान था। तुम्हारी सिंपैथी का क्या करूं मैं, डंडे पड़े होंगे मुझे थाने के अंदर। लेकिन ये राजामौली मूवी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोग रियल वाराणसी में शूट, मेरी कुर्सी कितनी आवाज कर रही है, रियल वाराणसी में शूट तो करना चाहते थे, लेकिन वहां का एरिया इतना डेंस है और लोगों को कंट्रोल करना, लॉजिस्टिक्स वाले चैलेंजेस, इतना ज्यादा हेडेक होता कि उनको लगा भैया हम लोग अलग से सेट ही बना लेते हैं, ज्यादा ईजी होगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं वाराणसी एक ही बार गया हूँ और मैंने जो देखा है, अगर वहां पे शूट करना वैसा फील चाहिए तुमको, तब तो अच्छा ही किया तुमने कि अलग से सेट बना लिया। क्योंकि बिडू मैं गूगल मैप से भरोसा करके घुस गया, ऐसी जगह पहुंचाओ दिन में लग रहा था किडनैप हो जाऊंगा। हम 4 लौंडे ऐसे एक के पीछे एक चल रहे क्योंकि जगह ही उतनी है, और फिर देखते देखते पीछे से 2 लोग घुस गए, आगे से 2 लोग घुस गए और हम सब लाइन में चल रहे। मुझे लग रहा है कि ये चारों प्लान करके आए हम चारों को उठाने के लिए। ट्रू स्टोरी, बाकी की बात में कभी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, मूवी के नाम की बात कर रहे थे वाराणसी। एक टेंटेटिव टाइटल लीक हुआ, अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसी मूवी को लेके अब तक 3 और नाम ऐसे स्पेकुलेट किए जा चुके हैं। महाराज, #ग्लोब ट्रॉटलर, सॉरी मैंने एक L ज्यादा एक्स्ट्रा लगा दिया, ग्लोब टॉटरर,
कैसे बोलते हैं यार इसको, ट्रॉटर, ग्लोब ट्रॉटर, पूरी दुनिया लाग जाने वाला। और तीसरा था जेन 63। एक्चुअल नाम क्या है किसी को नहीं पता। मूवी के बारे में कहा जा रहा है कि 16 नवंबर को कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा, लेकिन मे बी 10 अक्टूबर जो कि कल का दिन है, राजा मौली सर का बर्थडे है, उस दिन भी कोई नई चीज गिर सकती है। जिस पब्लिकेशन ने इस रूमर को सबके सामने रखा है, उनका ये भी कहना है कि मे बी इसका फर्स्ट लुक ऑफिशियल टाइटल के साथ लॉन्च हो सकता है बाय नन अदर देन जेम्स कैमरॉन, जिन्होंने अवतार बनाई थी। और उस इवेंट में इन्होंने अगर गोविंदा को रख दिया तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि जेम्स भैया का लेफ्ट हैंड हो, गोविंदा सर का राइट हैंड हो, दोनों मिलके फीता काटे। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुमको लग रहा था कि है बादल क्या फेंक रहा है, तो नहीं। इट इज स्पेकुलेटेड कि जेम्स कैमरॉन एक्चुअली नवंबर इंडिया आ सकते हैं उनकी आने वाली मूवी अवतार फायर एंड ऐश का प्रमोशन करने के लिए। और राजा मौली की जब RRR हॉलीवुड में इतना मचा रही थी तो जेम्स कैमरॉन को भी पसंद आई थी, उसने भी कुछ अच्छा बोला था। अमेरिका कहता था तू खोने पे, आज हम कहते हैं क्या SSMB 29 के नाम को लेके जो भी स्पेकुलेशन अपने सामने, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी एक नाम होगा। जेन 63 फील्स टू मैकेनिकल। ग्लोब ट्रॉटर तो भैया आधा इंडिया प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएगा, और जो लोग प्रोनाउंस करेंगे उनके R के एम्फेसिस को देख के बाकी लोग बोलना ही नहीं चाहेंगे। ग्लोब ट्रॉटर, ग्लोब ट्रॉटर। महाराज और वाराणसी में से महाराज, महाराजा नाम की ऑलरेडी कितनी मूवीज हो चुकी हैं, वेब सीरीज है। और वाराणसी एक सिटी के ऊपर पिक्चर का नाम रखना राजा मौली, आई डोंट नो। लेट्स सी। और लेट्स सी की बात आती है तो बाहुबली, राजा मौली से जोड़ के बाहुबली, उन्होंने 2 मूवीज बनाई थी। 31 अक्टूबर को थिएटर में फिर से लगाने वाले हैं, लेकिन क्योंकि पहला पार्ट रिलीज हुए इस साल 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो उन्होंने दोनों ही मूवीज को जोड़ दिया, एक नई पिक्चर की तरह बना के प्रेजेंट कर रहे हैं, बाहुबली द एपिक नाम से। जिन लोगों ने इसको थिएटर में नहीं देखा, जिन्होंने मिस कर दिया या फिर बच्चे थे उस टाइम पे, उनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप थिएटर में जाओ, दोनों मूवीज एक साथ देखो। राजा मौली का फैंडम जो अब थोड़ा ज्यादा बढ़ चुका है इंडिया के बाहर, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप पहला पार्ट 1 देखना फिर पार्ट 2 देखना, ना, दोनों एक साथ थिएटर में। और ये कैसे पॉसिबल है? मूवी के प्रोड्यूसर ने खुद अपने ही शब्दों में कहा है कि उन्होंने दोनों ही मूवीज के कुछ सीन्स, कुछ सॉन्ग्स, कुछ ट्रांजिशंस को हटा दिया, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस एकदम टाइट बनाया, जिसके कारण ओवरऑल मूवी का रन टाइम 3 घंटा 40 मिनट से 3 घंटा 42 मिनट हो सकता है, जिसमें से पहला हाफ, पहला इंटरवल कवर करेगा पहली मूवी को, कटप्पा बाहुबली को पनीर समझ के घोप देगा, फिर तुम जाना पॉपकॉर्न लेके आना, और दूसरी मूवी सेकंड हाफ में चलेगी। प्रोड्यूसर ने जिस इंटरव्यू में ये सारी बातें कही थी ना, उसका एक छोटा सा पोर्शन देखा मैंने, और मेरे को काफी इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि जब ये लोग बाहुबली पार्ट 1 शूट कर रहे थे, तब से इनके दिमाग में था IMAX रिलीज, IMAX रिलीज। वो लोग गए IMAX वालों के पास, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के अंदर इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतना अवेयरनेस नहीं थी, तो इसलिए IMAX के साइड से उतना इंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स दिखा नहीं। और क्योंकि ये आज से 10, 12, 13 पता नहीं कितने साल पुरानी बात है, तो ऑब्वियसली IMAX सर्टिफाइड कैमरा से वो लोग शूट नहीं कर पाए। बट उस टाइम पे उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि हम लोग इस मूवी को IMAX के एस्पेक्ट रेशियो में शूट करेंगे, जिसके कारण मूवी को अगर दिखाना हो तो एक्स्ट्रा सीन्स जो ऊपर नीचे ऐड होते हैं वो रहें। और भले ही कैमरा IMAX सर्टिफाइड नहीं था, लेकिन उसका रेजोल्यूशन मीट करता है स्टैंडर्ड को। इसी चीज के कारण बाहुबली 2 रिलीज हुई थी IMAX में। 1 के टाइम पे उतना रिस्पॉन्स, डिमांड वगैरह था नहीं। वो जो टॉल एस्पेक्ट रेशियो में बोल रहा हूँ, उस साइज में उन्होंने इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही थिएटर लगाया था, वो भी हैदराबाद में प्रसाद, क्योंकि वहां की स्क्रीन वो सपोर्ट करती थी। लेकिन अब री रिलीज के टाइम पे वी ऑलरेडी नो कि IMAX क्या चल रहा है, तो इसलिए पूरी की पूरी मूवी जो तुम देखोगे वो IMAX में लगेगी। इनफैक्ट डॉल्बी विजन, 4D और पता नहीं हैन तैन सब के साथ जा रहे हैं। देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। छोटी मोटी री रिलीज तो है नहीं, पैकेज करके तुम बेसिकली एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हो और उसको वर्ल्ड वाइड लगा रहे हो थिएटर्स में। मूवी का रन टाइम सुन के में भी कुछ लोगों की फट गई हो कि भाई 3 घंटा 40 मिनट। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज डेफिनेटली होगी कि पुष्पा 2 जो अभी आई थी वो इससे एक्चुअली लंबी है, 3 घंटा 44 मिनट। मे बी वो एक रीजन हो सकता है जिसके कारण ये प्रोजेक्ट को थोड़ा और पुश मिला कि हम लोग इतनी लंबी पिक्चर थिएटर में लगा सकते हैं और लोग आएंगे देखने के लिए। क्या तुम जाओगे देखने के लिए? मैंने बाहुबली 2 को थिएटर में देखा था जब वो रिलीज हुई थी। उस टाइम पे मेरा चैनल वगैरह नहीं था, लेकिन दोस्त के साथ गया, और भाई जब ओपनिंग सीक्वेंस आता है ना, वो पूरा 3D मूर्तियों वाला, मैं और वो ऐसा सीट पकड़ के और क्या चल रहा है म्यूजिक के साथ, शिवम जो गाना है उसका, डैम बैंगर। फर्स्ट मूवी के कुछ सीन्स थोड़े आउट ऑफ प्लेस फील जरूर हो सकते हैं जब तुम एक साथ देखो, स्पेशली बाहुबली जो तमन्ना के पीछे तमन्ना पगलू हुआ था, मेरे को लग रहा है वही बहुत सारा काटा है, क्योंकि पार्ट 2 में भी वो नहीं थी। कुछ महीनों पहले मेरी फैमिली टीवी के ऊपर देख रही थी एंड इट स्टिल होल्ड्स अप। आई मीन इट्स बाहुबली। मैं भी रुक गया था देखने के लिए, अच्छा ये होने वाला है, हाँ मजा तो आ रहा है। मजा आने से याद आया, मैं जो एक भगवान राम के ऊपर पिक्चर की बात कर रहा था ना, तो इस दिवाली थिएटर्स में एक मूवी रिलीज कर रहे हैं, नाम है महायोद्धा रामा 3D। ये एक एनिमेटेड मूवी है, उसका ट्रेलर आया, ट्रेलर मैंने देखा और बोला कि मतलब क्या बोल सकते हैं भाई, अब तुम रिलीजन को लेके आए हो तो तुमको
अच्छे शब्द ही बोलने पड़ेंगे। जहां पर इतने सालों से एनिमेटेड मूवीज का अकाल पड़ा हुआ था थिएटर के अंदर, मां अवतार नरसिम्हा ने एक नया बिगिनिंग की शुरुआत करी। उसके इम्पैक्ट का पॉजिटिव से पहले हम लोग नेगेटिव रिजल्ट अभी देख रहे हैं, जहां पर तुम्हारे सामने ऑलरेडी एक प्रूवन एग्जांपल है कि ऐसी मूवी थिएटर के अंदर 200 करोड़ कमा सकती है। तो मेरे पास अगर कोई मूवी है जो बन रही थी, शायद मैं अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे या टीवी चैनल पे लॉन्च करने वाला था, लेकिन अब मैं उसको थिएटर में लगा सकता हूँ, अब मैं उससे करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। एक काम करो, जैसी बनी है वैसी निकाल दो, आई डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी। लेकिन सर वो थोड़ा 5-10 करोड़ और मार दोगे, 6 महीना रुक जाओगे तो बेस्ट प्रोडक्ट नहीं। अभी क्या अभी मेरे को इसी दिवाली पे चाहिए। और मैंने उसका ट्रेलर देखा, भाई यार क्यों कर रहे हो, क्यों? यही टाइप की मूवीज थी जिन्होंने थिएटर के अंदर से पूरा एनिमेशन का रन खत्म किया था। और देखो, मुझे नहीं आइडिया कि टीनेज में भगवान राम कैसे दिखते थे। हर एक इंसान की अपनी अलग अलग मान्यता होती है, लेकिन इसके अंदर वो एकदम होता है ना कि एकदम वो जापानीज वाला लुक क्यों आया है। व्हाट इज दिस हेयर स्टाइल? अगले हफ्ते आ रही है थिएटर में, तुम बताओ। तुमको अगर वीडियो चाहिए तो मैं जाके देख लूंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी। अब इतना कर रहे हो, एक सब्सक्राइब कर ही दो यार। ट्रेलर्स की बात हो रही है तो एक ट्रेलर मेरे सामने आया और मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, बट आई वाज लाइक व्हाट। मलयालम मूवी बन रही है पेट्रियट नाम से, जिसके अंदर ममूथी, मोहनलाल और फहद फाजिल साथ में आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, अगेन मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, मैंने उनकी थोड़ी थोड़ी मूवीज ही देखी, लेकिन इन तीनों का साथ में आना फील्स लाइक भैया एवेंजर्स यूनाइट होना। और उसपे भी तुम एक डीप स्टेट सर्वेलेंस स्टेट वाली मूवी बना रहे हो, एस्पिनाज थ्रिलर वगैरह। आई एम एक्साइटेड। टीजर ट्रेलर जो भी निकाला था उसके अंदर एक लाइन भी मारी है कि जब ये तीनों रीयूनाइट होंगे या यूनाइट होंगे क्या होगा, बूम टाइम, यू हैव माय क्यूरियोसिटी। और ट्रेलर को लिंक करके जो मैंने अभी पहले ट्रेलर की बात करी वो यहाँ पे था, ममूथी और मोहनलाल वाला यहाँ पे था। वापस हम लोग नीचे चलते हैं, एक दीवाने की दीवानियत। देखो, टेक्निकली मैं बात करने जाऊं तो ट्रेलर बुरा नहीं है, जिस टारगेट ऑडियंस के लिए बना रहे हो उसके लिए एकदम सही। मूवी का जो पर्पस, जो मकसद है वो ये पूरा कर रही है। एडजस्ट मैं उस पियर के बाहर हूँ और बाहर से देख के बोल रहा हूँ क्या बकचोदी चल रही है। ट्रेलर शुरू होता है एंड आई एम लाइक ओके, मैं कुछ चीज नोटिस कर रहा हूँ। अब तक 5-6 शॉट्स हो चुके हैं, सारे के सारे स्लो मोशन में। अच्छा, 8वां भी आ गया, 9वां भी, 10, 11, 12, 13, 14, भैया आधा, पूरे ट्रेलर का आधा रन टाइम जो कि 1 मिनट के ऊपर था, सारे के सारे स्लो मोशन वाले शॉट। तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि ये बात कुछ भी बोलता है तो तुम जाके प्ले करो और गिनो कि ये भी लिटरली जब तुम वो नोटिस करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। लेकिन सही है, दिवाली के दिन ही हम लोग अपनी कुर्सी पकड़ के एकदम टाइट होके बैठेंगे कि सैयारा पार्ट 2 वायरस 2.2, बस उसके जितना फटे नहीं, वरना तुम्हारा सर फट जाएगा लोगों के रिएक्शन देख देख के। प्रदीप रंगनाथन, जो कि एक काफी प्रॉमिसिंग टैलेंट जरूर है, उन्होंने पहली मूवी बनाई थी लव टुडे, जो कि काफी ज्यादा चली। फिर उसका रीमेक बना हिंदी में, वो आमिर खान के कोई एक है और खुशी कपूर की पिक्चर थी ना, क्या मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, तुम एडिटर यहाँ पे फोटो लगा देना। रीमेक था बेसिकली लव टुडे का। लव यापा, भाई लव यापा याद आ गया, वो ईपी यापा वो वाला। तो हाँ, जो ओरिजिनल बनाने वाले थे उन्होंने फिर दूसरी मूवी बनाई ड्रैगन, जो कि मैंने देखा है, मुझे अच्छी लगती है। और अब वो तीसरी मूवी लेके आ रहे हैं डूड नाम से, DUDE। बंदे ने अपना मार्केट, अपना पोजीशनिंग नेल कर दिया है, एकदम यूथफुल एनर्जी के साथ यूथफुल वाली पिक्चर बनाते हैं, जो अगर आप आई डोंट नो 30 या 30 के ऊपर हो तो मे भी थोड़ा हार्ड टू अंडरस्टैंड हो कि इसमें इतना क्या खास है, लेकिन जो यंग लोग हैं वो बहुत ज्यादा कनेक्ट करेंगे, एकदम वही एनर्जी पे जाती है। अतः कि उनकी दोनों मूवीज भी वहीं पर थी एंड डूड आल्सो फील्स लाइक कि उसी जोन में है, मे बी पोटेंशियली अ विनर। ट्रेलर सही लगा, मैंने कनेक्ट किया उसके साथ। ये डायलॉग बहुत सही है कि जब तेरी शादी होनी होती है तो दुल्हन नहीं होती है, और जब दुल्हन होती है तो शादी नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं था। लुक्स गुड। इसका भी रिव्यू चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं देखूंगा, अगर लगा तो बना दूंगा। एंड फाइनली कांतारा चैप्टर 1 का छोटा सा अपडेट, उसने हिंदी में 100 करोड़ नेट कलेक्शन कर लिया है और जो पहली मूवी थी उसको बीट करके सेकंड बिगेस्ट कन्नड़ा मूवी एवर बन चुकी है। बॉक्स ऑफिस वीडियो वापस आएगा अगले हफ्ते, और ये तो होना ही था क्योंकि मॉकटेल के ऊपर उसको 63% परफेक्शन रेटिंग है एंड 35% गो फॉर इट, तो इट इज अ सॉलिड मूवी, और वो भी 1300 जेन्युइन रिव्यूज के बाद। इसलिए कह रहा हूं मॉकटेल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनी सिनेफाइल मूवी लवर। थैंक यू मॉकटेल। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, मिलेंगे अगली बार, टाटा बाय बाय।